देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, एक तरफ पाकिस्तान में पहली वजीर आला खातून का ओहदा हासिल करने वाली मरीम नवाज साहिबा बन गई हैं, जो कि 26वीं वजीर आला बनकर लाहौर की पंजाब की तारीख रकम कर दी है उन्होंने, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान में कोई भी खातून वजीर आला नहीं बनी। और जो भी है, जैसा भी है, जिस तरीके के जो लोगों के तासुरात हैं, मिले जुले तासुरात इस पे सोशल मीडिया पे रहे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक विमेन कैटेगरी को जो है प्रेजेंट करते हुए आज पंजाब असेंबली में अपना हल्फ उठा लिया है। गवर्नर पंजाब ने उनका हल्फ लिया और उनको 220 वोट मिले। दूसरी जानिब जी, सदर के इनकार पर स्पीकर ने कौमी असेंबली का इजलास 29 फरवरी को तलब करने का फैसला कर लिया है। इसके अलावा जी, क्योंकि सदर ने कौमी असेंबली इजलास बुलाने की समरी मुस्तरद करके वापस भेज दी थी। दूसरी जानिब मुराद अली शाह साहब की बात कर लेते हैं। तीसरी बार वजीर आला से मुंतखब हो चुके हैं जी आज। और चौथी जगह अगर देखें, यानी कि केपी में देखें, तो अली अमीन आज़ाद हैसियत में वज़ीर आला का इंतखाब लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार नहीं की थी, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद इस वक्त वज़ीर आला के तौर पर सामने आएंगे। दूसरा जी, मुस्लिम लीग नून ने एमकेएम के मुतालबात से उसूली इत्तेफाक कर लिया है। साथ ही साथ जी, आज जो है वो इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों के अलॉटमेंट की दरख्वास्त पर ओपन समात का फैसला किया है। अब ये किस तरह फैसला होगा, ओपन समात कितनी ट्रांसपेरेंट होगी, या इस पर भी सवालात उठेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। साथ ही जी, अच्छा, साथ ही जी, ये सारे मामलात इस वक्त एक तरफ हैं, तो दूसरी जानिब जी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने आईएमएफ से बांग्लादेश के तर्ज के मुआहदे की कोशिश की है। आईएमएफ का इस वक्त बहुत ज़्यादा जिक्र है, क्योंकि जब से बानी पीटीआई कह चुके हैं कि हम आईएमएफ को ख़त लिखेंगे इस मामले पर कि जी अब जो है वो कर्जा ना दिया जाए, तो एक तरफ ये बात है, और दूसरी तरफ ये है कि ज़्यादा कर्ज लेने की बात हो रही है, यानी कि 6 अरब डॉलर से बढ़ाकर 7.5 या 8 अरब डॉलर तक जाने का जो है वो फैसला किया गया है, जिसके लिए सरगर्म किया जा रहा है। बहरहाल ये सारे मामलात हैं जिसके ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ सबसे पहले जी मौजूद होंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेहरबानो कुरैशी साहिबा हैं, उनको खुशामदीद कहूँगी। मेरे साथ शकीला लुकमान साहिबा होंगी मुस्लिम लीग नून से। मेरे साथ सेनेटर राजिज धामरा होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। मगर सबसे पहले मैं मेहरबानो साहिबा की तरफ जाऊँगी और उनको वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच मेहरबानो साहिबा फॉर ज्वाइनिंग अस। मेहरबानो साहिबा, कैसे देखती हैं आज वजीर आला मुंतखब हो गई बिलाखिर मरीम नवाज? जो प्लानिंग थी मुस्लिम लीग नून जो कह रही थी, वो सब कुछ होता गया एक एक करके और हम सबके सामने है। लेकिन कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इस बात का गिला किया कि पीटीआई ने मुस्लिम लीग नून का रास्ता नहीं रोका हुकूमत बनने में और ये सब कुछ होने में, हमसे जो है वो बात नहीं की, बातचीत के दरवाजे बंद कर दिए। पीपल्स पार्टी इस वक्त गिला कर रही है स्टिल, और डे वन से वो चाहते थे कि आपके साथ उनका पहले जो है वो किसी तरह से टॉक्स हो, टेबल टॉक्स हो, बैठा जाए और हाथ मिलाया जाए ताकि हुकूमत बनाई जा सके। तो ये गिला उन्होंने कल भी किया है। जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका मौका देने के लिए। देखिए, पंजाब में आपके सामने है कि एक जमात ने अपना वजीर आला मुंतखब किया है। अच्छा होता कि हमारी तारीख में पहली बार एक खातून जो है वो ये ओहदा संभालती अवाम के वोट और अवाम के मैंडेट के साथ। मगर अफसोस की बात एक औरत होने के नाते मेरे लिए ये है कि जब तारीख लिखी गई तो उसमें ये साथ ये भी लिखा जाएगा कि ये एक मुतनाज़ा इलेक्शन था। अवाम के मैंडेट पे डाका डालकर एक नुमाइंदे को पंजाब पेश किया गया। तो इस बात का हमें हमेशा दुख रहेगा। आपके सामने है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो 99 MPAs जिन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपना मुकदमा जो है वो अवाम के सामने रखा। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अपीलों में भी गए हैं, हमने अवाम के सामने अपने फॉर्म 45 भी रख दिए हैं, और इससे साफ जाहिर हो गया है कि किस तरह अवाम के मैंडेट पे डाका डाला गया और एक ऐसी हुकूमत बनने जा रही है जिसको अवाम ने मुंतखब नहीं किया है। तो ये हमारी जमहूरियत में एक बड़ा स्याह दिन है, और मुझे उम्मीद है कि हमें अदालतों से
और इलेक्शन कमीशन से इंसाफ मिलेगा, क्योंकि इस तरह अवाम की उमंगों पर और अवाम की आवाज को बंद करके हुक्मरानी नहीं की जाती है, वो सिर्फ सीना जोरी उसे कहलाया जाता है। जहां तक बिलावल भुट्टो साहब के गिले का सवाल है, तो हमारा गिला भी उनसे है कि उनकी जमात जहां तक, देखिए असूली मौके पे वो बात करें ना, हम उनसे जरूर बात करेंगे। हमारा गिला ये है कि अगर वो जैसे अपने आप को जमहूरियत का अलंबरदार समझते हैं, ये वो जमात है कि जिसने पाकिस्तान को उसका आइन दिया, तो आज बहुत ही अच्छा होता कि अगर वो जमहूरियत को मजबूत करने के लिए कुछ इकदाम लेते और हमारी आवाज में आवाज मिलाते और कहते जी बिल्कुल, हम भी कह रहे हैं कि कुछ हल्के हैं जो मुतनाज़ा हैं, तो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सहमत हैं, और हम भी इन्हीं की तरह वही कहते हैं कि जो मुतनाज़ा हल्के हैं वहां पर आप फॉर्म 45 की बिना पर जो है रिटर्न कैंडिडेट उनको नोटिफाई कीजिए। तो बहुत अच्छा होता, उनसे गुफ्तगू भी होती, असूल पे हम यकजा भी होते और पाकिस्तान की जमहूरियत मजबूत भी होती। ठीक हो गया है। सेनेटर आजिज धामरा साहब आपकी तरफ आऊंगी। आजिज धामरा साहब, पीपल्स पार्टी को कल भी गिला था, बिलावल साहब ने कहा कि पीटीआई ने रास्ता नहीं रोका नून लीग को हुकूमत बनाने में। आज मरीम नवाज साहिबा मुंतखब हो गई वजीर आला पंजाब, और अभी जैसे कि गिला कर रही हैं मेहरबानो साहिबा भी कि जी आपने भी जो है वो जमहूरियत को के जो उसूल हैं, जो बुनियादी उसूल हैं, उनको तो आपने पामाल किया है कुछ मफादात की खातिर या किस चीज़ के लिए, जो भी कह सकते हैं, और साथ बैठ गए इस वक्त मुस्लिम लीग नून के उन्हीं के साथ जिनके अगेंस्ट आपने पूरी कैंपेन चलाई इलेक्शंस की। जी जी आजिज धामरा साहब। आजिज धामरा साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, मुझे आजिज धामरा साहब की आवाज नहीं आ रही। चले, मैं शकीला लुकमान साहिबा की तरफ जाती हूँ ना, मीनवाइल दोबारा कोशिश करते हैं उनको कनेक्ट करने की। शकीला लुकमान साहिबा जी, मुबारक हो आपको, वजीर आला पंजाब मुंतखब हो गई है मरियम नवाज साहिबा। एक तरफ मुबारकबाद इस हैसियत से भी मिल रही है कि खातून वजीर आला है पहली, लेकिन जिस तरह से अभी मेहरबानो साहिबा ने कहा कि ये भी होगा कि जी अवाम के मुंतखब वोटों से आती तो ज्यादा अच्छा होता, रादर देन इट के एक मुतनाज़े इलेक्शंस हैं और एक मुतनाज़े ये सीएम का भी जो इस वक्त कॉन्टेस्ट हुआ असेंबली के अंदर, उस पर वॉकआउट कर दिया ऑपोजिशन ने पूरा दिन आज, और उसके बाद इस तरह से सब कुछ हुआ। तो ये यकतरफा मामला नहीं लग रहा आप लोगों को? आपको लग रहा है कि मरीम नवाज साहबा कह रही थी कि जमहूरियत हुस्न है इसमें कि जी कंटेस्ट किया जाए और मुकाबला होना चाहिए, तो मुकाबला कैसा जब यकतरफा एक वोट का प्रोसेस हो गया, वॉकआउट कर गई थी ऑपोजिशन, तो फिर मुकाबला कैसा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रिदा। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये है कि आज चैनल पे जो है मरीम नवाज साहबा जो है वो आज पंजाब की वज़ीर आला जो मुंतखब हुई हैं, इसके ऊपर अब देखें कि वो पाकिस्तान की पहली खातून हैं जो वज़ीर आज़म मुंतखब हुई हैं, और बहुत उन्होंने मेजॉरिटी से आप देखेंगे 220 वोट्स उन्होंने दी हैं, और इस पे उनकी इस कामयाबी पे मैं PMLN को और उनके वर्कर्स को सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ और मरीम साहिबा को मुबारक पेश करती हूँ। दूसरी जो बात आपने की है कि जी उन्होंने जो मैडम साहिबा जो बात कर रही थी कि जी उन्होंने वो लेफ्ट होकर नहीं आई, तो फिर किस तरह हुई हैं? वो किस तरह हुई हैं? अगर जब आप लोग लेफ्ट जहाँ से हुए हैं वो सही हुए हैं, और जब वहाँ से हाँ जिधर से PMLN के हुए हैं, ये मरीम साहिबा की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वो सही इलेक्ट नहीं हुई। कंट्रोवर्शियल है, कंट्रोवर्शियल तो ये हर चीज को बनाते हैं, हर बात को कंट्रोवर्शियल बनाते हैं। क्यों गए? हमने भेजा था। ये इनकी यही हरकतें हैं, ये इसी तरह इन्होंने हुकूमत में इसी तरह अपनी हुकूमत में इसी तरह थे, हमारी हुकूमत है तब भी इधर थे इसी तरह, अब फिर वही तमाशा ये तमाशा इन्होंने लगा के रखना है। ये कभी ना खुद चलाते हैं मुल्क को, ना चलने देते हैं मुल्क को। आप देखिए कि ये जिस तरह बात कर रही है, अब वो निकल गए हैं, तो उनको बनाने के लिए कमेटी बनाई थी, 4 लोगों की, वो राजी नहीं हुए, चले गए हैं। तो उन्होंने तो यही करना है, ना काम करना है, ना चलना है, ना चलने देना है। तो ये चलता रहेगा, ये इनका तमाशा। ये लोग काम करने वाले हैं ही नहीं है, ये सिर्फ लड़ाई फसाद झगड़ा गाली गलोच और इस तरह के करने वाले लोग हैं, ये काम वाले लोग हैं ही नहीं है।
अब आप देखें, अगर आपको मुझसे अगला क्वेश्चन करे तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कितना अच्छा एक अपना जो है, जो अपना उसने पेश किया एजेंडा कि मैं ये काम करने वाली हूँ और ये मुल्क के लिए करूंगी। आप उसके ऊपर बात करें कि उन्होंने क्या बातें की हैं और मुल्क के लिए वो क्या करने जा रही हैं, और कितना शानदार वो अल्लाह के फजल से वो ये सारे काम। ये रिदा इसके अंदर बहुत वो आवाज आ रही है आपके से, मेरी आवाज जा रही है? जी जी बिल्कुल जा रही है। अच्छा, तो ये बातें हैं, मैं आपको बताती हूँ कि कितना उन्होंने जो मुल्क में वो चीजें बता रही हैं, वो चीजें उनका प्लान है जो कभी इससे पहले, जो जाहिर है हमारी हुकूमतें रही हैं, इसमें पहले भी बहुत अच्छे काम हुए हैं, लेकिन उन्होंने बहुत और एक्स्ट्रा चीजें इसमें डाली हैं। जिस तरह उन्होंने अब एक औरत होने के नाते उनको पता है कि औरत के साथ इस मुल्क में या इस माशरे में किस तरह के जुल्म होते हैं, उस तरह बच्चियों के साथ होते हैं। उन्होंने एक इतना अच्छा एक मतलब उन्होंने कहा कि इस जुल्म को खत्म करने के लिए एक हेल्पलाइन जो है वो बनाई जाएगी, जिसके ऊपर फोन कॉल जाएंगी और एक औरत जो है उनकी हेल्प के लिए आएंगी जहां पे भी वो होंगी। इस तरह का सिस्टम आपको पता है कि पहले इस तरह के कई इस तरह के हादसा हो चुके हैं औरतों के साथ। तो मतलब ये है कि जब वो बुलाया जाता है तो वो टाइम पे ही वो लोग नहीं पहुंचते। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है जो इसमें जो पहले नहीं थी, तो ये होने जा रही है। फिर ये आप कह रहे हैं कि फिर इसके अलावा उन्होंने जो है वो मोटरवेज पे ये भी रेस्क्यू का भी सिस्टम बताया कि 1122 की सर्विस होगी जब कोई एक्सीडेंट अगर लोगों को वहाँ होते हैं। कितनी मुश्किल पेश आती है कि भाई जब एक्सीडेंट होता है लोग जो है वो कई कई घंटे वहाँ जख्मी पड़े होते हैं, कई कई घंटे वहाँ उनकी डेथ हो ये जाती है, बात कोई ठीक है, दूर तो तक साहिबा पहुंचे। की बात ठीक है, लेकिन एक बात है, बातें तो बहुत अच्छी की हैं हमेशा से रिवायती सियासतदानों की आपकी तरह। आवाज नहीं आ रही, जी जी इधर शकीला आवाज लुकमान ब्रेक हो, साहिबा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी, जी मेरी अब आवाज सही हो आपको गई है, आ रही है? अब बेहतर हो गई है जी, जी बात ठीक करें। है। अच्छा, सवाल मेरा ये है कि ठीक है उन्होंने रिवायती सियासतदानों की तरह एक वेलकम स्पीच बहुत अच्छी दी, वेलकम एड्रेस बहुत अच्छा दिया है, लेकिन सवाल अगेन यही है कि एक कॉन्ट्राडिक्टरी उनकी पर्सनालिटी से, उनकी स्पीच से एक वाकया होता है। आज उस्मा कारदार साहिबा उनसे गले मिल रही थी, हम देख रहे थे, पूरे सोशल मीडिया पे भी चल रहा है इस वक्त। मैं वो चलाना नहीं चाह रही थी क्योंकि जाहिर सी बात है एक कंट्रोवर्सी तो बिल्डअप हो गई है ना। तो वो जैसे उनसे मिल रही, उन्होंने उनको पीछे हटा दिया, हाथ उनका झड़क दिया। तो ये कौन सा शाही तरीक़ेकार है किसी से मिलने का? आप इन्हीं एमपीएस के वोट पर जो है, इन्हीं की काउंटिंग पे, इन्हीं की नंबर गिनती पे आप वज़ीर आला मुंतखब हुई हैं, और उसके बाद आप खातून हैं, एक आप खवातीन का दर्द रखने वाली बातें कर रही हैं, तकरीर कर रही हैं। चंद मिनट पहले आप वो तकरीरें करती हैं और चंद लम्हों बाद ही कैमरे की आंख की महफूज करती है, और वो तमाम तर सोशल मीडिया पर और टीवी चैनल ने उस वक्त चलाया कि उन्होंने हाथ झड़क कर एक एमपीए का जो है उसको पीछे कर दिया। अच्छा रिदा, मेरी बात सुने, मैंने कहा ये वैसे जो आप बात कर रही है मैंने इस चीज को देखा नहीं है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मरियम कभी भी किसी के साथ इस तरह नहीं करती, बल्कि वो खुद आगे होके जो हर एक को गले लगाती है, हर एक आगे होके साथ लगा के मिलती है। और मैं नहीं समझ रही इस बात को किस तरह किसी ने कैप्चर किया और क्या उस वक्त वो वो कोई स्पीच बात कर रही होंगी या किस तरह वो उसको जो है दिखाया गया है। मैं इस बात को मैं तो नहीं कुछ इसका, क्या मैं तो इस बात को मानती ही नहीं हूँ, क्योंकि मरियम साहबा आपके की मानने खुद ना मानने आदत से है। तो नहीं हो जाएगा, वो क्लिप पूरे इस नहीं वक्त सोशल मीडिया पे भाई, और चैनल्स की जीनत बना हुआ है। और नहीं, मैं प्रोड्यूसर अच्छा, साहब से कहती हूँ कि अगर है तो वो प्लीज चला दीजिए, ताकि शकीला साहिबा को भी नजर आ जाए, उन्होंने शायद देखा नहीं आज पूरे दिन में। जी लेकिन मेरी बात सुने, मैं ये जी कह रही हूँ कि वो तो खुद हर एक से गले मिलती हैं, वो अगर कोई आगे हो ना हो वो हर एक को गले लगाती हैं, हर एक को गले मिलती है, ये ऐसी बात नहीं है ना, वो इस तरह की हैं। वो औरतों के बच्चों के हकूक के लिए बात करती हैं, वो उनके फैसिलिटेट करने के लिए, उनको सहूलतें मैसर करने के लिए बात करती हैं। तो मुझे इस बात को छोड़ दें, बाकी और बहुत बातें कर लेते हैं। अब आप देख लूंगी मैं तो फिर मैं आपको जवाब दे दूंगी इस बात का। देखिए उसके अलावा उन्होंने आज अस्पतालों में, जहाँ पे पहले जिस तरह शहबाज शरीफ जब जो चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त वहाँ लोगों को सरकारी अस्पताल होते थे, उसमें दवाइयाँ मिलती थी, और बाद में ये सारी चीजें दवाइयाँ इतनी महंगी होगी, कार्डियोलॉजी के उन्होंने रखे हुए थे, किडनी सेंटर बनाए हुए थे, सारा कुछ था, लेकिन ये सारी चीजें जो है वो अब आजकल दस्तयाब नहीं थी। आज उन्होंने दोबारा फिर उन्होंने कहा कि वहाँ आज से शाम से ही उन्होंने कहा कि मुफ्त अद्वियात जो है वो बहाल करने का उन्होंने ऐलान कर दिया है, और इमरजेंसी में ये तो तमाम अद्वियात जो है वो उन्होंने कहा है कि ये लोगों को फ्री मिलेंगी। तो ये मेरा मतलब ये है कि उन्होंने इतने इतने बेहतरीन काम किए। उन्होंने आज देखिए कितनी बड़ी बात किया है, एक उन्होंने कहा कि इमरान खान को जो है मैं
आज माफ करती हूँ, उसका उन्होंने ऐलान कर दिया कि कोई जाती इंतकाम नहीं लेगा। और वही इंसान, वही इमरान खान जो उनको, जिन्होंने उसको मौत की चक्की में वहां रखा, तो उन्होंने, वो कहती है कि मैंने उधर से अगर वो मुझे ना रखता तो शायद मैं इतना ना सीख पाती जितना मैंने, ये उनके जुल्म ने मुझे सिखाया। तो उन्होंने आज उनके ऊपर ये बात कर दी, और आप उधर से कह रही हैं कि उस औरत को झटका है। वो तो इस तरह की बात करने वाली नहीं है। मैं लेकिन नहीं मैं कह रही, अब जो आप कैमरे की आंख ने आज महफूज किया और क्या तमाम टीवी चैनल्स और ठीक हो सोशल गया। मीडिया पे भी जी चलता रहा है वो। जी, जी जी। तो उन्होंने मैंने मतलब उनको नहीं ये है कहा कि था कि हाथ मुल्क झटके हैं, आप मेरे पे डाल रही हैं ऐसे। मैंने उनको नहीं कहा था कि हाथ झटके हैं आप, मैं उनको कह के नहीं नहीं आई नहीं हूँ। जी, नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मैंने ये कह रहा है कि जो आप बात बता रही है मैं उसकी बात कर रही हूँ कि मैं, चले ठीक जो है। आप बता आजिज रही है ना। धामरा हाँ साहब की जी। तरफ जाऊंगी। आजिज साहब, आपको आवाज आ रही है अब? आजिज साहब, आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा, मैं आपसे सवाल कर चुकी थी, आप पे पहले आ चुकी थी, लेकिन गालिबन उस वक्त हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया था आपसे। मैं आपकी तरफ आऊंगी। आजिज साहब, अभी थोड़ी देर पहले मेहरबानो कुरैशी साहिबा सबसे पहले बात कर रही थी, वो ये कह रही थी कि पीपल्स पार्टी से भी गिला है हमें। जब मैंने उनसे सवाल किया कि कल बिलावल साहब ने कहा कि उनको गिला है पीटीआई से कि उन्होंने रास्ता नहीं रोका हुकूमत बनाने मुस्लिम लीग नून के, और उन्होंने कोई ऐसे इकदाम नहीं किए, तो उन्होंने कहा हमें भी गिला है पीपल्स पार्टी से कि जिस जमात ने इस मुल्क को आइन दिया, उन्होंने जो है वो जमहूरियत के उसूलों को रोंदा। उन्होंने इस बात पे बात नहीं की कि जिन हलकों में इलेक्शंस रिग्ड हुए हैं उनको वापस देना चाहिए उन लोगों को जो डिजर्व करते हैं। क्या कहेंगे आप इस पे? इस ख्याल में कि पीटीआई का ये जो मौकूफ है, ये इस तरह है कि बच्चे जिस तरह फरमाइश करते हैं कि जी मुझे अब्बू जी ये खिलौना चाहिए, और अब्बू जी की अगर हैसियत ना हो तो वो बज़िद होके कहते हैं कि जी मुझे बस खिलौना तो वही चाहिए था। मगर देखिए, ये इलेक्शन है, ये कोई खिलौना नहीं है। मिसाल के तौर पर पीटीआई जहां जहां जीती है, तो क्या अगर पीटीआई कहती है कि 100% ये धांधली ज़िदा एक इलेक्शन है, तो पंजाब में जो पीटीआई जीती है, या केपीके के अंदर जो पीटीआई हुकूमत बनाने जा रही है, या नेशनल असेंबली में पीटीआई की जो जमातें हैं, तो ये किसकी मंजूर मिन्नत इनको ये सीटें मिली है? जरा ये भी तो बताएं ना कि अगर सारी ये धांधली ज़िदा निजाम था तो इतनी बड़ी सीटें कैसे लेके आए? पहले तो ये जवाब दें। और दूसरी बात, पीपुल्स पार्टी ने वेट किया। पीपुल्स पार्टी ने कहा कि हम सबसे बात करेंगे, मगर पीपुल्स पार्टी ने, पीटीआई ने कहा कि हम आपसे बात नहीं करेंगे। अच्छा, पीडीएम पे बड़ी नाराजगी का इजहार करते हैं इमरान खान साहब, मगर पीडीएम के सरबराह से बात करना शुरू कर दी उन्होंने, जिसको वो पता नहीं किन किन लकाबात से, मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता, उनसे वो नवाजते रहे, और जवाब में मौलाना फजल रहमान उनको यहूदी करार देते रहे। मगर दोनों दोस्त बने हुए हैं। एक तरफ मौलाना साहब कहते हैं कि जी मेरा मैंडेट चोरी हुआ है, तो जनाब आली वो सिंध में तो मैंडेट चोरी नहीं हुआ ना आपका। इससे पहले रिदा आप बताएं कि 2008, 2013, 2018 की असेंबलियों में कितनी सीटें थी मौलाना फजल रहमान साहब की? एक भी नहीं। उनकी सीटें थी केपीके के अंदर। अच्छा, केपीके के अंदर उनके हुकूक पे डाका डाला गया, और वो दोस्ती भी उसी पार्टी से रख रहे हैं। तो पहले तो पीटीआई ये बताए कि मौलाना फजल रहमान, बकौल मौलाना फजल रहमान के, कि उनके मैंडेट पे डाका डाला गया, वहां पीपुल्स पार्टी ने तो नहीं डाला केपीके के अंदर। तीसरी मर्तबा वहां पर कौन आ रहा है? पीटीआई आ रही है। तो वहां पर इलेक्शन ठीक है, मगर सिंध में अगर पीपुल्स पार्टी चौथी बार आ रही है तो वहां पर एतराज है, वहां पर ये हराम हो गई इलेक्शन। तो पीटीआई पहले तो अपनी पॉलिसी दे कि इनको करना क्या है, कहना क्या है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2 सूबों में पीटीआई बड़ी मजबूत स्ट्रांग पोजीशन में है। उनके आजाद कैंडिडेट थे और उन्होंने पार्टियां ज्वाइन की, जो ऑप्शन था किसी भी एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को कि वो कोई पार्टी ज्वाइन करे। अगर ऐसा नहीं है तो ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में सारी पीटीआई कैसे घुस गई? सारी आपके पास ऑप्शन है ना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के ऊपर। अगर उनमें से 2-4 बंदे नून और 2-4 बंदे पीपुल्स पार्टी में आ गए तो उन पे ये चिल्ला रहे हैं, शोर कर रहे हैं। तो पीपुल्स पार्टी ने भाईजान ये किया कि आपका इंतजार किया, और देखें रिदा पीपुल्स पार्टी क्या कह रही है। मेरे लीडर बिलावल भुट्टो साहब ने कहा पाकिस्तान में ऐसा कम होता है सियासत में कि हमारे पास कौमी असेंबली में वो नंबर्स नहीं है, इसलिए हम प्राइम मिनिस्ट्री का ओहदा नहीं रखते। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि मुझे इस मुल्क को इकोनॉमी बहरान से निकालने के लिए हुकूमत को वोट दे रहे हैं, मगर हुकूमत से वजारतें नहीं ले रहे हैं। आजकल के दौर में तो एक एक वजारत के लिए लोग पीछे चल रहे हैं, मगर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि मेरे पास नंबर नहीं है और हम वजारतें नहीं ले रहे हैं। इतनी मेच्योरिटी का मुजाहरा कोई जमात कर रही है? जी,
अच्छा, इस पे एक बात और भी बताइएगा। आज इसके लोग इस बात पे भी तनकीद कर रहे हैं कि तीसरी बार वजीर आला के लिए एक ही शख्स आपको मिला है आपकी जमात में भी और ओवरऑल पूरी पीपल्स पार्टी के अंदर, जिसमें इतने जाले, इतने कारकुनान सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन एक रिवायती सवाल हो रहा है ना, जिस तरह मुस्लिम लीग नून से हो रहा है कि जी उन्होंने अपने घर के अंदर ही रखी है वजारत आला की कुर्सी, वजीर आजम की कुर्सी, फिर वही है सब कुछ। सो एक 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 लोग सवाल करते हैं, नई जनरेशन सवाल करती है कि बिलावल साहब ने तो कहा था कि जी यंग लोगों को आगे मौका देंगे और नए फेसेस इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो वही काबीना में वही 70-70 साल पुराने लोग और वही 50-50 से अबव, ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट दे आर वेरी रिस्पेक्टेबल, मगर एक सवाल है कि जी जहाँ पे 70% यूथ इस वक्त बिलोंग करती है, वहाँ पे एक हर जी शख्स का सवाल है, हर आम नौजवान का सवाल है कि वही चेहरे क्यों पुराने। देखिए रिदा, पहली बात तो ये है कि जहां तक आपने कहा कि मुराद अली शाह की तीसरी बार अगर वो चीफ मिनिस्टर बने हैं तो हम अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ये इलेक्शन लड़ते हैं और ये पेवर एक पार्टी पॉलिसी का होता है। आपने सवाल करते ही एक लफ्ज का इस्तेमाल किया कि ये रिवायती सवाल जरूर है, तो जाहिर है जब सवाल ही रिवायती होगा तो उसका मैं जवाब क्या दे सकता हूँ। नहीं, मैंने सवाल रिवायती नहीं कहा, नहीं, आपने मिस्टेक किया सुनने में। मैंने कहा लोग ये पूछ रहे हैं कि वही रिवायती सियासत क्यों, सियासत का, बल्कि बिलावल साहब ने जलसों में सियासत में ये क्लियर कहा था कि वो रिवायती सियासत नहीं करेंगे, नए लोगों को चांस देंगे। तो नए लोगों को चांस तो नहीं। अब देखिए विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर आप ही की कैबिनेट में सिंध की वही पुराने लोग हैं, सारे वही मिनिस्ट्रीज आ रही हैं, वो 50 अबव हैं, तो आप मुझे बताइए कि नए लोगों को कब इंट्रोड्यूस कराएगी पार्टी? क्या पार्टी में कमी है क्या किसी चीज की? रिदा, इशू ये नहीं है कि 50 एज का कोई पार्टी ने कोई ड्रॉ की हुई थी लाइन। इशू ये है कि हम परफॉर्मेंस की बुनियाद पर जब इलेक्शन लड़ते हैं तो इन्हीं तजुर्बेकार तो बिलावल साहब ने मंशूर क्यों नया इंट्रोड्यूस कराया? उन्होंने बातें कोई और जनाब आली तो अवैध शाह स्पीकर बने हैं, तो यही तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि मुझे यूथ को आगे आना है, लेके आना है। तो क्या अब अवैध शाह यूथ नहीं है क्या? और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने करके दिखाया कि एक मिनार्टी को तारीख में पहली मर्तबा डिप्टी स्पीकर बनाया। ये क्रेडिट तो पीपल्स पार्टी को देना। अब स्पीकर एक सूबे के स्पीकर जो हैं वो यूथ आए हैं, तो यही तो नैरेटिव था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का। लेकिन अब एक कहानी का रुख ये भी है, तो दूसरी तरफ ये भी है कि जी आगस्त दुरानी साहब को कोई आप वजारत दे रहे हैं, तो मतलब होंगे तो वो वहीं के वहीं ना। कहने का मकसद ये कि लोग ये कह रहे हैं कि देखिए उनको अवाम ने मैंडेट दिया है दुरानी साहब को, नहीं, वो अच्छी बात है, लेकिन क्या जो एक सवाल इस मुल्क में उठता है कि वो सियासी जमातें, आप और नून लीग यानी के जो अरसे से इस मुल्क के अंदर सियासत कर रही हैं, हुक्मरानी कर रही हैं, वो वही फेसेस के साथ रहेंगी, कोई नए चेंजेस कुछ नहीं, कोई नए लोग नहीं आगे आएंगे। देखे रिदा, अच्छे कप्तान की निशानी ये होती है कि जब आप टीम ग्राउंड में लेके आते हैं ना, जब टफ आपका मुकाबला होता है तो आप अपनी टीम में नौजवान प्लेयर्स को शामिल जरूर करते हैं, मगर ये नहीं हो सकता कि आप सीनियर प्लेयर्स को ग्राउंड से बाहर कर दें, उस मैच से बाहर कर दें। तो बिल्कुल ये जो हमारी काबीना आएगी उसमें आप न्यू चेहरे और यंग चेहरे भी देखेंगे, न्यू चेहरे देखेंगे। चले मेहरबानो साहिबा की तरफ वापस जाऊंगी। मेहरबानो साहिबा, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल। मेहरबानो साहिबा, ये अब मैंने सवाल किया था आजिज दामरा साहब से, आपका वाला जो आपने कहा कि गिला है हमें भी कि जी उन्होंने इस बात को नहीं एक्सेप्ट किया पीपल्स पार्टी ने और इस पे बात आवाज नहीं उठाई, लेकिन आजिज साहब कहते हैं कि जी पहले तो पीटीआई अपनी जो पॉलिसी है वो डिफाइन तो करे। आज जेयूआई के साथ बैठे हुए पीडीएम के सरबरा, वो जो कल तक उल्टा सीधी बातें करते थे या मुगलजात करते थे या जो भी कहते थे आपके बारे में, आज उन्हीं के साथ आप लोग अलायंस कर रहे हैं या बैठ रहे हैं या एहतजाज में शामिल हो रहे हैं। सेकंड, वो ये भी कह रहे हैं कि जी हमने तो कहा था कि जी हम तैयार हैं, हम रेडी हैं हुकूमत बनाने के लिए, क्योंकि हमारे पास नंबर गेम नहीं थे, तो आप लोगों ने बात नहीं सुनी। जी, हम हुकूमत बनाने को उतावले नहीं हुए जा रहे ना, हम हुकूमत बनाने को मर नहीं रहे, हम सिर्फ इक़्तिदार के लिए सियासत ही नहीं करते, हम असूलों की सियासत कर रहे हैं। और हम इनको गिला क्यों गिले दे रहे हैं? वोट देकर तो आप ही उन्हें बना रहे हैं, आप उन्हें मत वोट दीजिए। हमें गिला दे रहे हैं कि हमने उनका रास्ता नहीं रोका। देखिए, हम ऑपोजिशन का भरपूर किरदार अदा करेंगे, क्योंकि हमारी सीटों पर डाका डाला गया है, इसलिए हम हुकूमत नहीं बना सकते। मगर और हमारा ये असूली मौक़िफ़ है कि हम किसी के साथ या उन जमातों के साथ कि जिनके खिलाफ हमने कैंपेन की, जिनके खिलाफ हमारा वोटर खड़ा हुआ, जिन लोगों ने ना हमारे वर्कर के लिए ना हमारे वोटर के लिए आवाज़ उठाई, जब उन पे
नाइंसाफी हुई, तशद्दुद हुआ, गिरफ्तारियां हुई, हम उनके साथ बैठकर हुकूमत नहीं बना सकते। ये एक असूली मौक़िफ़ है। मगर हमें गिला देने से पहले अपने आप को फिर जरा कोसें। आप क्यों उनको वोट दे दे के बनाए जा रहे हैं? अगर आपने उनका रास्ता रोकना है तो आप मत कीजिए उन्हें वोट, मत कीजिए उनकी ताजपोशी। आपको भी पता है कि वो किस तरह अवाम के मैंडेट पे डाका डालकर आए हैं। आप उसका साथ बने हुए हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि आपकी सफ़ों में भी कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसी नशिस्तें हैं जो डाके से आपको मिली हैं। अगर देखिए, बिलावल भुट्टो साहब को अपनी सीट पर यकीन था, उन्होंने अपने सारे फॉर्म 45 पब्लिक कर दिए। वो चेयरमैन है पार्टी के। क्या उनके पार्टी के बाकी नुमाइंदों को उनकी पैरवी नहीं करनी चाहिए? उनको देखकर वो भी अपने फॉर्म 45 पब्लिक करें ना। हमने एक असूली मौक़िफ़ लिया है। देखिए, हम इक़्तिदार के लिए सियासत नहीं कर रहे, हम अपने असूलों के लिए कर रहे हैं। हम असूलों पे खड़े रहेंगे। और जी, हमारे लाख इख्तलाफ थे JUIF से और अभी भी हैं ना। हम उनके साथ कोई कोलिशन कर रहे हैं। हमने एक असूली मौक़िफ़ से उनसे एक नशिस्त की और वहाँ की वही बात ख़त्म हो गई। तो इनको इनको गिला अपने आप से है कि इस वक्त ये अपनी सियासत के खिलाफ चल रहे हैं। जो बयानिया इन्होंने बेचा है अपने वोटर को, ये उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो अपने गिरबान में झांकिए, हमसे गिले करने छोड़ दीजिए। अच्छा, इस पे एक बात और भी बताइएगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आगाज में भी बात की IMF के हवाले से कि पाकिस्तान IMF से बांग्लादेशी तर्ज के मुआहदे की कोशिश करना चाहता है। मेहरबान साहिबा, बहुत अहम मामला है ये, क्योंकि इस पे आपके बानी कहते हैं कि हम खत लिखेंगे IMF को कि वो जो है इस रिग्ड इलेक्शन में जो हुकूमत आ रही है उसको कर्ज ना दें। तो पाकिस्तान कर्ज प्रोग्राम तो $6 अरब से बढ़ाकर 7.5 या $8 अरब तक ले जाने के लिए सरगर्म हो रहा है। देखिए, आप गलत बयानी यहाँ पर कर रही हैं, क्योंकि खान साहब ने ये अभी तो खत लिखा नहीं, मंजरे आम पे नहीं आया। आपको कैसे पता उन्होंने क्या लिखा है? हमने नहीं कहा, ये बैरिस्टर गौहर ने बताया है ना। जी, उन्होंने ऐसी बात भी नहीं की कि हम उनसे कह रहे हैं कि पाकिस्तान को पैसे ना दीजिए। ये बात नहीं हुई। बात इस तनाज़ खुद यकीन दहानी कराई थी और उनकी ये प्रेस रिलीज मौजूद है कि हमने इस तरह की अग्रीमेंट बनाई है पाकिस्तान के साथ कि जिसके तहत हम ये मॉनिटर कर सकते हैं और हम ये गारंटी कर सकते हैं कि इलेक्शन हक होंगे, शफाफ होंगे। तो ये लेटर जो लिखा जाएगा, ये एक फॉलो अप होगा कि वक्त पे तो ना हुए, चलो कुछ नहीं, मगर जब हुए भी तो शफाफ ना हुए। हम चाह रहे हैं कि एक फोरेंसिक ऑडिट हो इस इलेक्शन फॉर्म 45 अच्छा जी, लाइन ड्रॉप हो गई। मैं चाहूंगी कि दोबारा उनसे रब्ता किया जाए ताकि हम उनसे उनका मौक़िफ़ जो ले रहे हैं वो शकीला लुकमान साहिबा, कितना जो है ये ऑब्स्टिकल बन सकता है नई आने वाली हुकूमत के लिए जो लेटर लिखने की बात हो रही है? देखें, ये जो मोहतरमा थी, ये जो बात कर रही थी कि जी उन्होंने तो लिखा नहीं है लेटर, कुछ नहीं हुआ और ये नहीं हुआ और वो नहीं हुआ। इनकी पार्टी के लोग जो हैं वो खुद कह रहे हैं कि उन्होंने खत लिख दिया है। और खत में देखिए, ये खत लिखने का इस वक्त क्या मतलब था? ये इमरान खान साहब जो है, ये मुल्क के किस तरह ये वफादार है? ये मुल्क के साथ वफादार है ही नहीं। आप देखिए कि अमेरिका को कह रहे हैं कि आप आके इनको, IMF को कह रहे हैं कि इसका ऑडिट कराएं, आप ये करें, आप जमहूरियत क्या इसमें पड़ी है? ये क्या उनको रोक रहे हैं कि भाई आप इनको पैसे ना दें, क्योंकि ये पैसे वापस नहीं कर सकेंगे तो इनको आप पैसे ना दें? ये तो कोई मुल्क दुश्मन का को भी वो, ये तो इंडिया जैसी बातें हैं, वो इस तरह की बात कर सकता है? कोई मुल्क का दोस्त जो है या मुल्क का जो वफादार है, कोई लीडर, वो इस तरह की बात नहीं करता। और उनको रोक रहे हैं कि इस मुल्क में ना पैसे दें क्योंकि ये वापस नहीं कर पाएंगे, ये जमहूरियत नहीं है, ये धांधली है। देखिए, ये जब साइफर हला के कहते थे और कहते थे मेरे खिलाफ साजिश ही है, और जब मर्जी आता है उनके पाँव में गिरते हैं, जब दिल चाहता है उनको कहते हैं कि हमारे मसाइल हल करो, कभी कहते हैं कि ये हमारे दुश्मन है, कभी कहते हैं ये अब आप हमारे मसले आके हमारे मुल्क की जो इंडिपेंडेंट मुल्क है उसके मामलात में आके इंटरफेरेंस करो। हालांकि अमेरिका कह चुका है ये इनके आपस में अपने मामलात हैं। जब हमारी नई हुकूमत बनेगी, और IMF ने भी कहा है कि जब नई हुकूमत बनेगी हम उनसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और ये इस तरह का मैसेज दे रहे हैं जिस तरह पहला इनकी जब पंजाब में और KPK में हुकूमत थी उस वक्त भी इन्होंने इस तरह का तमाशा लगाया था कि फाइनेंस मिनिस्टरों को कहा था कि ये बात उनसे कहें कि हम इनके साथ नहीं है इस मामले में। तो ये देखें कि ये कोई नई बात तो नहीं है।
ये इनका यही वतीरा है। ये जब हुकूमतों में नहीं होते तो मुल्क का कहते हैं कि इसका बेड़ा गर्क करके रख लो किसी न किसी सूरत में। हर चीज उनके हर स्टेप जो होता है वो मुल्क दुश्मन की तरह होता है, हर चीज वो उस तरह की बात करते हैं। आज देखें ये क्या तमाशा लगा रहे हैं। अब जीते नहीं है, जब जहां जीते हैं वहां ठीक है। अब कहते हैं फॉर्म 45 की बात तो होती है भाई, फॉर्म 45 में हमारे पास है, इनके पास नहीं है। आप लोगों ने भी स्क्रीनशॉट ला के दिखाए हुए हैं। वो फॉर्म क्या वो आपको पता है कि वो सही फॉर्म है जो आप दिखा रहे हैं? जो आप दिखा रहे हैं ऐसे हाथ में स्क्रीनशॉट लेते हैं और कहते हैं ये हमारा फॉर्म 45 है। आप हमारे पास आप चेक तो करा लें, हमारे चेक कर लें। अगर आप कह रहे हैं कि हमारे पास इतने वोट थे तो क्यों नहीं फिर हुकूमत बनाई आप लोगों ने? कह रहे हैं ना हमारे पास 92 की तो आपकी बनी है। आप उसमें ना आपका कोई साथी था, आप ना किसी के साथ कोलिशन करना चाहते हैं। इससे पहले ही कह देते हैं। आप जब वजीर आज़म बने थे उस वक्त में कह रहे थे कि मैं इनके साथ बात करूंगा तो मैं इससे पहले कि मैं मर जाऊंगा। और फिर आज भी इन्होंने देखे, मैं पीएमएलएन से हम नहीं मिलेंगे, हम पीटीआई पीपल्स पार्टी से नहीं मिलना चाहते, हम एमक्यूएम से नहीं मिलेंगे, हम किसी से नहीं मिलेंगे। तो वो उनका उसूली मौकिफ है ना, वो कह रहे हैं कि वो हमारा उसूली मौकिफ है एक। ये असूली मौका पहले ये लिजा बताएं। कभी देखिए जो हुकूमत और अपोजिशन दोनों बराबर देते हैं। लोग पार्टियां जो मुल्क जो है इस तरह चलते हैं, हुकूमत और अपोजिशन मिलके चलती है। और लेकिन वो कहते हैं तो मैं तो कभी इनके साथ जो है वो मैं कभी हो ही नहीं सकता। मिलके चलती है। मैं जरा मेहरबानो साहबा की तरफ वापस जाती हूँ, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है दोबारा गालिबन। मेहरबानो साहबा आपको आवाज आ रही है? नहीं जी, लाइन ड्रॉप हो गई है जी। अच्छा, मैं आजिज धामरा साहब की तरफ जाती हूँ। आजिज धामरा साहब, ये इस वक्त आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, डेफिनेट सी बात है जो मेहरबानो कुरैशी साहबा ने बात की और जो शकील लुकमान साहबा ने बात की, आईएमएफ का भी जिक्र हो रहा है, पीपल्स पार्टी इस पे क्या देखती है? देखें रिदा, इशू ये है, अब तो वो मेरी सिस्टर शायद नहीं आपके प्रोग्राम में, मेहरबानो साहिबा, उनके लिए मुझे जाती तौर पर बड़ा एहतराम है, मगर उनका मौकफ जो है ना वही पीटीआई का यूटर्न मौकफ है कि आईएमएफ को खत लिखने की बात पीटीआई की जानिब से हुई, तमाम नेशनल प्रेस में वो रिकॉर्ड हुई, मीडिया के अंदर रिकॉर्ड हुई। अभी वो जब तनकीद ज्यादा बढ़ गई है तो अब ये यूटर्न ले रहे हैं कि जी हमने ऐसी बात की नहीं है। मतलब आपके जो धांधली के जो फैसले हैं वो यहाँ पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट तक जाने हैं या आईएमएफ तक जाने हैं। मतलब पीटीआई को अभी भी वही नैरेटिव बेचना है, जिस तरह खान साहब ने हुकूमत से निकलते हुए कहा था कि मैं नहीं तो इस मुल्क में एटम बम गिर जाए, तो ये वही नैरेटिव बेच रहे हैं। दूसरी बात मैं अपनी बहन से ये पूछना चाह रहा था, अगर वो मेरी बात सुन रही है, आपका प्रोग्राम ज्वाइन करें, तो केपीके के अंदर जो इलेक्शन हुई है, केपीके के अंदर जो इलेक्शन हुई है, जो पीटीआई गवर्नमेंट बनाने जा रही है, तो वो जायज हुकूमत मतलब इलेक्शन हुई है, वो ठीक हुई है, वहां कोई धांधली नहीं हुई है। मतलब एक मुल्क में एक सूबे में ठीक इलेक्शन हुई है, बाकी हर जगह इनके साथ धांधली हुई है। और ये दूसरी बात, अगर पीपुल्स पार्टी वोट ना दे इस पार्लियामेंट में पीएमएलएन को अपना इख्तिलाफी नोट रखने के बावजूद, तो क्या इस सारे सिस्टम को ब्लॉक कर दे? मतलब ये क्या चाहते हैं कि वो निजाम, वो जो पीटीआई का वतीरा रहा है कि हम नहीं तो पूरा निजाम जो है वो बिल्कुल रोक देना चाहिए। इस तरह मुल्क और रियासत नहीं चल सकती। हमें बहुत सारे ग्रीवेंसेस के साथ साथ, देखिए विक्टिम तो हम भी हैं, मैं खुद हूँ हैदराबाद की इलेक्शन का विक्टिम, मगर मैं कहाँ जाऊंगा? मैं जाऊंगा मुतल्लिका इदारों के पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। मैं हैदर चौक हैदराबाद में धरना तो नहीं दूंगा ताकि लाखों आवाम को मैं डिस्टर्ब कर दूं। फैसले कहाँ होने हैं? इदारों के अंदर होने हैं। और अगर ये कहते हैं कि हमें इंसाफ नहीं है, तो आज सारी पीटीआई जो है वो जमानतों पे है। वो जमानतें कहाँ से मिल रही हैं? आईएमएफ से मिल रही है या वो इन अदालतों से मिल रही है उनको? सही, ठीक हो गया है। अच्छा, इस पे एक चीज़ और भी है इम्पोर्टेंट बात कि आजिज ये भी बताइएगा, अब जाहिर सी बात है अब क्योंकि प्रेसिडेंट ने तो मना कर दिया है कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए, लेकिन ये कि 29 को तलब कर लिया है स्पीकर ने, तो अब फिर ये जो लड़ाई झगड़ा और जिस तरह की मामलात हैं पार्लियामेंट में वो इसी तरह से नज़र आ रहे होते हुए, क्योंकि पॉइंट इज़ दिस कि हम स्टेबिलिटी लाने के लिए इतना पूरा एक ये सारा एक्टिविटी हमने किया है जिसमें लाखों करोड़ों रुपए लगे हैं। अब सवाल ये है उन हुकूमत के लोगों, अच्छा मैं आपसे सवाल करती हूँ, जरा मेहरबानो साहिबा की तरफ चले जाती हूँ, आपका सवाल भी उनसे ले लेती हूँ, फिर आपसे यहीं से कंटिन्यू करती हूँ। मेहरबानो साहिबा, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, अब आ रही है। मैं चाहूंगी कि आप अपनी बात मुकम्मल कर ले उससे, क्योंकि बीच में लाइन ड्रॉप हो गई थी आईएमएफ के हवाले से जो हम बात कर रहे थे। दूसरा, दोनों पार्टिसिपेंट वो सेम बात कर रहे हैं कि जी मुल्क दुश्मनी का मामला है, ये अगेन वही अगर पॉलिसी रहेगी तो। देखिए सुने,
मुल्क दुश्मनी के ये जो बयानिए हैं ना, ये इनको छोड़ दीजिए, इट्स वेरी लेजी। ये एक बहुत लेजी बयानिया ये बना रहे हैं। मुल्क दुश्मनी की अगर हमने बात करनी है तो मुल्क दुश्मनी तब नहीं थी जब आप कह रहे थे कि हाँ जी हमारे लोगों ने 9/11 मुंबई में हमारे लोग मुलविस हैं। मेरे ख्याल में वो मुल्क दुश्मनी ज्यादा थी। हम IMF से ये नहीं कह रहे कि पैसे मत दीजिए पाकिस्तान को, हम IMF से कह रहे हैं कि आपने कुछ गारंटीज दी थी जिसके ऊपर आपने पैसे दिए थे, आपने शफाफियत को यकीनी बनाना था या आपने उसमें देखना है। देखिए IMF के बिल्कुल वेनेजुएला आपके सामने एक मुल्क है, उसकी मिसाल आपके सामने है। उनको कोविड जैसे वक्त में भी पैसे नहीं दिए गए थे क्योंकि वहां पर उनको जमहूरियत में तशवीश थी। आज भी वो वही लेवरेज होल्ड करते हैं वेनेजुएला के ऊपर कि इस साल 2024 में वहाँ इलेक्शन होने हैं। वो कह रहे हैं कि वहाँ पर जो ऑपोजिशन मेंबर्स हैं उनको आप जेलों से रिलीज करें, उन पर जो कदगन लगाई है उसको खत्म करें और शफाफ और जमहूरी इलेक्शन कराइए, फिर आपको पैसे मिलेंगे, आपसे बात होगी। आपके सामने है कि अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने आज जो है बेलारूस के इलेक्शन पर एक स्टेटमेंट दिया है कि वो गैर शफाफ थे। तो जहाँ पर उनको स्टेटमेंट देने होते हैं वो जरूर देते हैं। हम भी चाह रहे हैं, अगर आप मुझे ये बताइए ना, जिस रियासत से वोट ना गिने गए वो अरबों रुपए का लोन लेके कैसे उसकी पेमेंट करेगा? इनकी तो गिनती कमजोर है, तो हमें तो तशवीश है क्योंकि ये हमारे बच्चों के ऊपर कर्ज आएगा ना, उन्होंने ही अदा करना है। तो ऐसी रियासत तो हो जो इतनी जिम्मेदार हो कि वो गिनती तो ठीक से कर सके। तो हम तो यही कह रहे हैं कि उनकी गिनती दुरुस्त करा दीजिए ताकि फिर ये पैसे भी संभाल सके। जी आज आप इस पर रिस्पॉन्ड देंगे? वन लास्ट कमेंट है जी। जी आजिज जी देखें, अभी मेरी बहन का मौक़िफ़ थोड़ी देर पहले IMF को खत लिखने का क्या था और अब क्या है। मैं सिर्फ सिंपल ये पूछना चाह रहा हूँ और आज गाना सवाल करना चाह रहा हूँ कि क्या ये तमाम मामला हमारे इलेक्शन के या रिंगिंग के IMF को हल करने हैं या इस मुल्क के इदारों ने हल करना है, नंबर 1। और दूसरी बात कि आपने सदर के हवाले से जो बात की, मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की तारीख में बदकिस्मती है ऐवान सदर की कि उसमें आरिफ अलवी जैसा वो शख्स लेता है जो एक शख्स की ताबेदारी कर रहा है, मुंतजरी कर रहा है, मगर वो सदर ममलकत कम बन रहा है। आपको याद होगा कि जब असेंबली खत्म की थी उन्होंने सदर ममलकत ने, फिर वो असेंबली बहाल हुई थी और कहाँ से हुई थी? वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हुई थी। चीफ जस्टिस साहब कौन थे? बंदियाल साहब थे। तो मेरे ख्याल में अखलाकी तौर पर उस वक्त भी आरिफ अलवी साहब को इस्तीफा देना चाहिए था। अब एक चंद मखसूस निशस्तों के वजह से वो पूरे निजाम को ब्लॉक करके अगर बैठे हुए हैं तो ये अनफॉर्चुनेट दौर होगा पाकिस्तान की तारीख का ऐवान सदर के हिसाब से आरिफ अलवी साहब का। ठीक हो गया है जी। शकीला साहिबा लास्ट कमेंट है, मैम रिस्पॉन्ड कर दीजिए। देखिए, जो अलवी साहब हैं वो एक पूरे पाकिस्तान के सदर हैं, उनको एक्ट भी इसी तरह करना चाहिए, ना कि वो एक पार्टी के सदर नहीं है कि जो उनको इमरान खान साहब कहें कि इस तरह कर लो तो इस तरह करते हैं, इस तरह कर लें तो इस तरह कर लें। देखिए ये जो हुकूमत नेशनल असेंबली जो है ये जब बनने जा रही है तो कहते हैं कि एक आप आइन में है कि आप 21 दिन के बाद अगर सदर जो है वो नहीं इसकी अलाउ करता या इसका नहीं वो खत नहीं दे भेजता वापस, तो फिर ये खुद ब खुद जो है वो असेंबली खुल जाएगी। तो उनको अपनी इज्जत को कायम रखना चाहिए, लेकिन उन्होंने पहले भी अपनी इज्जत को हरफ आने दिया है हमेशा। उन्होंने कभी भी वो बाइस रहे हैं, उन्होंने कभी भी जो है वो इस तरह का फैसला नहीं किया कि एक मुल्क के हवाले से आप जाते जाते ये नेकनामी कमानी चाहिए थी उनकी कि जिस तरह आप उनको एक समरी की है तो उसको अब मंजूर करके और वापस भेज देते तो क्या फायदा होगा उनको, क्या फायदा होगा? जो है कौमी असेंबली ने तो सेशन शुरू हो जाए ना इजलास 29 को, डेफिनेटली उनका ऑटोमेटिक जो है वो आइन कहता है कि ऑटोमेटिकली अगर सदर की तरफ से समरी मंजूर नहीं होती वो खुल जाएगी। तो ये अलवी साहब जो है इन्होंने जाते जाते भी अपना नाम बिगाड़ा है, बिगाड़ में डाला है। इनको शायद उनको खुश करने के लिए किया होगा कि चले मैं जाके उनको कहूंगा कि देखिए मैंने आपके मुताबिक ही सब कुछ किया, आपके कहने के मुताबिक ही जो है वो सदर का ओहदा जो है निभाया है। तो बस यही बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शकीला लुकमान साहिबा आपका, सेंटर आजिज आमरा साहब आपका, मेहरबानो कुरैशी साहिबा आपका, आप तीनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का बेहद शुक्रिया जी। नाजरीन इस वक्त तमाम सूबों में हुकूमतें फॉर्म हो रही हैं और अब कौमी असम्बली की तरफ भी बढ़ा जा रहा है। 29 फरवरी की तारीख मिली है इजलास बुलाने की, आज से 2 रोज़ के बाद।
तो पाकिस्तान में नई हुकूमतें बन रही हैं, लेकिन जिस तरह से बन रही हैं, जिस तरह से बन रही हैं, वो पूरी कौम देख रही है, पूरी कौम क्या पूरी दुनिया देख रही है। आवाम के कितना सारी सूरत हाल पर एतमाद है या गैर एतमादी की सूरत हाल है, ये तो आवाम बेहतर तरीके से जानते हैं। आइंदा आने वाले वक्त बताएगा कि माशी सूरत हाल और जो सोशो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो कितनी स्टेबल होती है पाकिस्तान में इन हुकूमतों के आने के बाद, कौन अपना किरदार किस तरह से निभाएगा। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रसफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।